Hello, dear children, how are you? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very exciting chapter 3rd in your book Vistas, and the title is Journey to the End of the Earth, जिसका मतलब है अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंत तक की यात्रा। तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है चैप्टर, बहुत ही एक्साइटिंग है। एंड दिस चैप्टर विल श्योरली क्रिएट गूज बम्स, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे बच्चों ये चैप्टर पढ़ने के बाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं एक्साइटिंग चैप्टर, अ चैप्टर दैट विल सर्टेनली क्रिएट्स गूज बम्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी, विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, बहादुरगढ़। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम जाएंगे एंटार्क्टिका, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें ले चलूंगी एंटार्क्टिका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द राइटर इट इज़ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, क्योंकि आज हमें जर्नी करनी है, यात्रा करनी है पृथ्वी के अंत तक की, और हम जाएंगे एंटार्क्टिका। दिस इज द राइटर द ब्यूटीफुल लेडी तिशानी दोशी, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है शी इज़ एन इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश। और बच्चों यही है जिनका ये ट्रैवलॉग है। अब ये ट्रैवलॉग क्या होता है बच्चों? यात्रा वृतांत, हिंदी में भी तुम पढ़ते हो ना, यात्रा वृतांत। कोई कहीं घूमने जाता है और वहाँ की पूरी यात्रा का वर्णन करता है कि उसने क्या देखा, कैसा था सब कुछ। तो ये भी एंटार्क्टिका गई थी बच्चों, इन्होंने वहीं पर जो जो देखा वो हमारे लिए कंपाइल किया है इस चैप्टर के अंदर, जिसका टाइटल उन्होंने रखा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। Actually, here the writer, that is Tishani Doshi, describes her journey to Antarctica. This journey was a part of a program called Students on Ice. बच्चों एक प्रोग्राम है जिसके बारे में तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, छात्र बर्फ के ऊपर, ठीक है। ये कार्यक्रम है, ये जॉफ ग्रीन एक कनेडियन पर्सन है, इन्होंने चलाया है। और वो इस प्रोग्राम के अंदर ना बच्चों को एंटार्क्टिका लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? बिकॉज दिस प्रोग्राम एम्ड एट टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उनका स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये प्रिजर्व करने के लिए यानी कि बचाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को बचाने पर जोर दे रहा है। और कितनी इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में हमें अपने पर्यावरण को बचाने की। अब तुम देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये देखो बच्चों, अभी तुम्हें पता है ना कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड चला था, उसमें जो एयर थी वो काफ़ी प्योरीफाई हो गई थी। हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी इंटरनेट पे जो वायरल हुई थी कि कैसे जो एयर है वो प्योरीफाई हो गई है, पोल्यूशन लेवल जो है वो ड्रॉप हो गया है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये देखो तुम बिफोर और आफ्टर की कुछ पिक्चर्स, ये जो तुम्हें धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हारे लेफ्ट साइड पे, ये है बिफोर द लॉकडाउन, एंड जो तुम्हारे राइट साइड में पिक्चर है वो है आफ्टर लॉकडाउन। अब तुम खुद देख सकते हो अ ड्रास्टिक चेंज हैज़ क्रिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि हमने कोई अपने जो व्हीकल्स है वो यूज़ नहीं करे, फैक्ट्रीज जो है उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो सब खत्म हो गया था। तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया था हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये देखो तुम बच्चों, दिल्ली की ही तस्वीरें हैं ये, बिफोर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की दोनों पिक्चर्स के अंदर, तुम देख सकते हो। ये देखो बच्चों एक और ऊपर से ली गई तस्वीर, इसमें देखो एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है तुम्हारे लेफ्ट वाली पिक्चर के अंदर, और अब लॉकडाउन की वजह से कितना ज़्यादा क्लियर हो गया है एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ विजिबल क्लियरली। ये देखो बच्चों 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें, मिलान बिफोर एंड आफ्टर, वेनिस बिफोर एंड आफ्टर, एंड न्यू दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर। तुम देख पा रहे हो जो ऊपर वाली पिक्चर्स हैं दे आर फुल ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना, क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा पिक्चर में है क्या। लेकिन अब जो कुछ दिन हमारा सारा विश्व बंद रहा है इस पेंडेमिक की वजह से, उसके बाद और कुछ हुआ ना हुआ हो, हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो ज़रूर बहुत कम हो गया था उस दौरान जब हम लॉकडाउन पीरियड में थे। और ये देखो बच्चों, हिमालयाज can easily be seen through सहारनपुर उत्तर प्रदेश because the pollution levels drops down। अब देखो बच्चों पोल्यूशन लेवल घट गया है तो सहारनपुर यूपी से भी हिमालय की चोटी देखी जा सकती है। कितना खूबसूरत सीन है, तुम देख सकते हो, जस्ट बिकॉज एयर पोल्यूशन गोज डाउन। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है आजकल, ग्लोबल वार्मिंग, तुमने नाम बहुत बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये चैप्टर बच्चों किस चीज़ से डील करता है?
दिस चैप्टर डील्स विद द नीड ऑफ सेविंग द प्लैनेट अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंच रहा है, ये चैप्टर हमें गाइडलाइंस दे रहा है कि हमें अपने प्लैनेट अर्थ को बचाना है। नीड ऑफ द आवर है, समय की मांग है कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जाए और अपने प्लैनेट अर्थ को बचाया जाए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो पढ़ते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ नियर सरफेस एयर एंड ओशियंस। बच्चों, तापमान जो है पृथ्वी का वो ज़्यादा हो गया है। एविडेंस फॉर warming of the climate system includes observed increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice and rising global average sea level। और बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, जो बर्फ़ है, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघल जाएंगे और पूरी पृथ्वी में पानी ही पानी होगा। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी ही पानी हो जाएगा सब जगह, लेकिन पीने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा और हो सकता है हमारी अर्थ भी ख़त्म हो जाए इस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? The gradual increase in the Earth's temperature caused by high levels of greenhouse gases in the atmosphere। और बच्चों, रिजल्ट क्या होगा? Warmer atmosphere and oceans, rising sea levels, changing rainfall patterns, expansion of deserts in the subtropics, more flooding in coastal areas, melting of polar ice caps, melting of glaciers, more extreme weather events, ocean एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, फूड सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ह्यूमंस। तो तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा नेगेटिव परिणाम हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल चीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि जो लेवल है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो ड्यू टू आर ग्रोइंग ट्रीज वो लेवल में रहे, इधर उधर ना हो। और इस चैप्टर से बच्चों हमें पता चलता है कि जो थ्रेट है, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये जो थ्रेट हमें मिली है यहाँ पर, धमकियाँ जो हमें मिल रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या क्या हो जाएगा, ये जो थ्रेट है वो बिल्कुल सच है। इसमें कोई भी मजाक नहीं कर रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा। द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ठीक है। कई पिक्चर्स भी बनी है बच्चों इंग्लिश में पिक्चर्स ज़रूर देखा करो तुम, सबटाइटल्स के साथ देखना चाहो तो उसके साथ देखा करो, इससे ना फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश इंक्रीज होती है। एक पिक्चर मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ देखने की, 2012, ठीक है, उसके अंदर यही है कि कैसे बर्फ़ पिघल जाएगी और बाढ़ आ जाएगी, सब जगह पानी होगा लेकिन पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उस पिक्चर को देखकर, हो सके तो इंग्लिश में देखना ज़रूर, 2012। तो चलिए बच्चों, अब तुम देख पा रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 रिटन बाय तिशानी दोशी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो, बॉर्न वॉयज। अगर आप जानना चाहते हैं प्लैनेट के, हमारे पृथ्वी के पास्ट यानी कि भूतकाल के बारे में, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल के बारे में और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल के बारे में, तो आपको जाना चाहिए एंटार्क्टिका। तो आज हम जा रहे हैं एंटार्क्टिका और हमें मिलती है बॉर्न वॉयज। अब ये बॉर्न वॉयज क्या होता है बच्चों? बॉर्न वॉयज एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है गुड विशेस टू समवन अबाउट टू सेट ऑफ अ जर्नी। जो कोई यात्रा शुरू करने वाला हो कहीं की भी, उसे हम विश कर सकते हैं बॉर्न वॉयज कहकर, और ये फ्रेंच भाषा का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बॉर्न वॉयज हमारे लिए भी, बिकॉज वी आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स एंटार्क्टिका विद आवर लेडी राइटर तिशानी दोशी। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Akademik Chukalsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Early this year, इस साल के शुरुआत में मैंने अपने आप को पाया अब्रोड यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर, एक रशियन, रूस के रिसर्च वेसल, रिसर्च करने वाले, वेसल का मतलब होता है बच्चों शिप यानी कि पानी का जहाज, जिसका नाम क्या था, 1 नंबर में पूछा जाता है, आप याद करेंगे, एकेडमिक शुकाल्स्की, ठीक है। इसका नाम जरूर याद करें, स्पेलिंग के साथ हमेशा पूछा जाता है। और वो जा कहाँ रहा था, वो शिप एकेडमिक शुकाल्स्की, वो वेसल कहाँ जा रहा था? कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे शुष्क, विंडीएस्ट सबसे तेज हवाओं वाले कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप पर, जिसका नाम है एंटार्क्टिका। My journey began 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा की शुरुआत हुई 13.9 डिग्री उत्तर की ओर से, भूमध्य रेखा, इक्वेटर होती है बच्चों भूमध्य रेखा से, मद्रास से, यानी कि इंडिया की है, मैंने आपको बताया था, तो मद्रास से ही इनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग
9 टाइम जोन्स, वो अपनी यात्रा के अंदर 9 समय के जोन्स को पार करेंगी। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स को पार करेंगी। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्रों को पार करेंगी। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, इकोस्फीयर्स क्या होता है बच्चों, एक जैसी वनस्पति वाले जीव वाले क्षेत्र, ठीक है, या जैव परिस्थितियां भी तुम कह सकते हो। तो बहुत सारे जैव परिस्थितियों को वो पार करेंगी। एंटार्क्टिका पहुंचने के लिए जर्नी शुरू कहाँ से की है, मद्रास से की है। By the time I actually set foot on Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. बच्चों अब वो कहती है जब वो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट यानी कि वहाँ पे जो एंटार्क्टिक महाद्वीप है उस पर जब उन्होंने पैर रखा तब उन्होंने कम से कम 100 घंटे की यात्रा की थी। और वो यात्रा उन्होंने किस चीज़ से पूरी की थी, कार से, एरोप्लेन से और शिप से, वेसल से। वेसल का नाम क्या था, याद करना है आपको, अकेडमिक शोकाल्स्की, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम रखा एंटार्क्टिका के अंदर तो वो काफ़ी उन्हें रिलीफ, काफ़ी उन्होंने अच्छा महसूस किया, सुकून महसूस किया। क्या देखकर, एक्सपेंसिव मीन्स वास्ट, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ वाइट लैंडस्केप, सुंदर सा सफ़ेद दृश्य। बच्चों सफ़ेद क्यों, बर्फ़ से सना हुआ है बच्चों एंटार्क्टिका, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पर। तो जहाँ जहाँ तुम्हारी आंखें देखेंगी वाइट ही वाइट तुम्हें वहाँ पर दिखाई देगा बिकॉज ऑफ स्नो। एन अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, और बच्चों अनइंटरप्टेड मीन्स काम, जिसके बीच में कोई बाधा ना हो, ऐसा ब्लू नीले कलर का होराइजन। होराइजन क्या होता है बच्चों, क्षितिज, जहाँ पर हमें प्रतीत होता है कि धरती और आसमान मिलते हैं लेकिन वो असल में मिलते नहीं है, हमें जस्ट प्रतीत होता है। उसे हिंदी में कहते हैं क्षितिज और इंग्लिश में कहते हैं होराइजन। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और बच्चों जैसे उन्होंने उस चीज़ को देखा, उस सुंदरता को देखा, इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उनका जो हृदय था वो अचानक, प्रोफाउंड मीन्स डीप, बहुत गहरे, वंडर मीन्स आश्चर्य से भर गया। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, और किस किस चीज़ पे उन्हें आश्चर्य हुआ बच्चों, इमेंसिटी मीन्स लार्ज साइज, अनंतता, अनंत तक, जहाँ तक उनकी इनफाइनाइट, जहाँ तक उनकी आंखें देख पा रही थी सफ़ेद ही सफ़ेद चादर बर्फ की बिछी हुई थी। आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होती है बच्चों, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, एकांतपन, वहाँ पर कुछ भी नहीं है बच्चों, वहाँ पर जीवन नहीं है, ह्यूमन बींग्स नहीं रहते वहाँ पर, तो वहाँ पर है आइसोलेशन, एकांत है बिल्कुल। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य उन्हें ये बात जानकर हुआ कि एक समय पर भारत और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास के यानी कि एक ही ज़मीन के हिस्से थे। हाँ बच्चों, एक ऐसा हुआ करता था पहले, बहुत सालों पहले की बात है, इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही जगह के पार्ट थे, एक ही ज़मीन के हिस्से थे, वो बाद में अलग हुए थे। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे वो अलग कैसे हुए थे, लेकिन पहले शुरू में गोंडवाना नामक एक जगह थी और वहीं पर ये सब कुछ एक साथ ही था, बाद में ये सब अलग अलग हो गया था। चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये नाम आपको ज़रूर याद करना है, वेसल, रशियन रिसर्च वेसल, द अकेडमिक शोकाल्स्की। देख लो तुम, यही है, रियल इमेज है यहाँ पर तुम्हारे सामने। और बच्चों ये है वाइट लैंडस्केप एन अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, किसका, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 650 मिलियन अगो। अब बच्चों इस चैप्टर में ना मिलियन वर्ड बार बार आएगा, ठीक है। आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, मिलियन मतलब क्या। हिंदी में मिलियन को हम कहेंगे 10 लाख, ठीक है। मिलियन मीन्स 10 लाख, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, ठीक है। 650 मिलियन यानी कि 650 मिलियन, जो कि हम अपनी भाषा में कह सकते हैं 65 करोड़ साल पहले। तो अब तुम देख लो कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, पार्ट ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अ जायंट इमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। अभी बच्चों अपने लास्ट पैराग्राफ में क्या बात की थी, पहले एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही ज़मीन का हिस्सा था, मैंने गोंडवाना नाम का जिक्र किया था। अब हम देखते हैं कैसे ये एक था और कैसे ये अलग अलग हुआ। 65 करोड़ साल पहले की बात है। एक जायंट मीन्स बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इमालगमेटेड का मतलब होता है बच्चों मिश्रित कह सकते हो तुम हिंदी में, और इंग्लिश में हम कहेंगे ब्लेंडेड, मर्ज या जॉइंट टुगेदर, एक साथ ही जुड़ा हुआ था। सदर्न दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, सुपर मीन्स उससे भी बड़ा, महाद्वीप से भी बड़ा महाद्वीप था, उसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो अस्तित्व में था गोंडवाना नामक सुपर कॉन्टिनेंट।
सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और वो वहीं था जहां पर आज की तारीख में हमारा एंटार्क्टिका महाद्वीप है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय बच्चों थिंग्स जो चीज़ें थी बहुत अलग थी। 65 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 650 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, वर्ल्ड वाइड सीन पर, ग्लोबल सीन पर ह्यूमंस की यानी कि हमारी एंट्री नहीं हुई थी, हम तो अस्तित्व में थे ही नहीं, तब की बात हम कर रहे हैं। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस समय जो क्लाइमेट था, पर्यावरण था, काफ़ी गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, बच्चों उस एनवायरनमेंट ने होस्ट कर रखा था यानी कि आश्रय दे रखा था ह्यूज, बहुत विशाल वैरायटी को। किस चीज़ की वैरायटी को? फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होती है बच्चों वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, और फोना मीन्स एनिमल्स। तुम फ्लोरा ना फ्लावर्स वर्ड से ही बना है, फ्लावर फ्लोना, ठीक है। तो फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन एंड फोना मीन्स एनिमल्स। अलग अलग तरह की बहुत विशाल वैरायटी थी हमारी वेजिटेशन में भी, वनस्पति में भी और जानवरों में भी। फॉर 500 मिलियंस ईयर, 500 मिलियन साल पूर्व गोंडवाना थ्राइव, गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो थ्राइव, फ्लोरिश यानी कि फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। लेकिन बच्चों जब डायनासोर्स वाइप आउट यानी कि गायब हो गए, ग्लोबल सीन से चले गए, वो मर गए, खत्म हो गए, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, और डायनासोर्स के बाद एज आई मैमल्स की। मैमल्स क्या होते हैं बच्चों? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव बेबीज, तुम कह सकते हो स्तनधारी प्राणी। वो अंडरवे, अंडरवे मीन्स उनकी एज स्टार्ट हुई, शुरू हुई। तो जो लैंडमास था, जो सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, वो सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, कंट्रीज में बट गया, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और इस तरह का वर्ल्ड बन गया जैसा कि हम जानते हैं। अब एंटार्क्टिका और इंडिया बहुत दूर हैं आपस में, लेकिन 65 करोड़ वर्ष पूर्व वो एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे जिसका नाम क्या था? गोंडवाना। अब देखो बच्चों, पहले जब 65 करोड़ साल पहले की हमने बात की, देखो सब कुछ एक ही लैंड मास का हिस्सा है। ये ग्लोब तुम उसी समय का देख पा रहे हो, सब कुछ एक साथ है, कोई भी चीज़ें, कोई भी देश दूर दूर नहीं है। लेकिन जब 65 करोड़ साल बाद जब डायनासोर्स गायब हो गए, ग्लोबल सीन के ऊपर से मैमल्स की एज स्टार्ट हुई, तब बच्चों ये लैंड मास अलग अलग हो गए और कंट्रीज अलग अलग हो गई। अब देखो एंटार्क्टिका, इंडिया भी काफ़ी अलग अलग हो रहे हैं, वो अलग अलग दिशाओं में चले गए। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. अब एंटार्क्टिका गई हैं बच्चों राइटर तिशानी दोषी, और वो कहती हैं एंटार्क्टिका को विजिट करना, देखना, वहाँ जाना, पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस हिस्ट्री का भाग बनना है जो 65 करोड़ साल पहले थी, जब इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के हिस्से थे, गोंडवाना के। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और ग्रास्प मीन्स अंडरस्टैंडिंग, उस जगह की हमें समझ लेनी है कि हम आए कहाँ से थे और हम हेडिंग जा कहाँ रहे हैं, अब किस डायरेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। बच्चों हमें समझना है सिग्निफिकेंस, महत्व किस चीज़ का? कॉर्डेलियन फोल्ड्स, फोल्ड्स होती हैं सतहें, कॉर्डेलियन सतहों का, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तुम्हें पता ही है, शील्ड मतलब ढालों का। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन, ओजोन और कार्बन के अंदर जो एवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट हुआ, इनका जो विकास हुआ उस चीज़ का, और एक्सटिंक्शन, जो जानवर, जो प्रजातियां, जो वेजिटेशन लुप्त हो गई उनका भी। When you think about all can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. अब तुम देख सकते हो बच्चों, जब तुम समझ पा रहे हो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सालों में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, तुम्हारा माइंड भी, तुम्हारा दिमाग भी, बॉगलिंग मीन्स समझ नहीं पा रहा होगा आखिर ऐसा हुआ क्या। माइंड बॉगलिंग मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं पा रहा होगा तुम्हारा दिमाग ये हुआ कैसे। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, अब तुम इमेजिन करो, कल्पना करो, इंडिया तो जा रहा है उत्तर की ओर, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से मिल रहा है, टू बकल इस क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, वो बकल कर रहा है मतलब बिकम क्रस्ट, एक साथ क्रस्ट हो रहा है, मिल रहा है, क्रस्ट बना रहा है, सरफेस बना रहा है, और फॉर्म कर रहा है, बना रहा है हिमालय को, इंडिया एशिया से मिलते हुए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स मूव स्लोली, मूविंग स्लोली, मूव कर रहा है, हिल रहा है स्टोरी और मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और वो रास्ता खोल रहा है ड्रेक पैसेज का, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिससे कि एक ठंडा, सर्कमपोलर मीन्स ध्रुवों के नजदीक होने वाला करंट पैदा होगा।
कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और अब एंटार्क्टिका है जो जहाँ पर हम आज जा रहे हैं, फ्रिजिड उसको वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा बना देगा। डेसोलेट, डेसोलेट क्या होता है बच्चों, एम्पटी यानी कि विदाउट पीपल। मैंने अभी बताया था तुम्हें एंटार्क्टिका में इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन विकसित नहीं हुई है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और एंटार्क्टिका को पुश कर देगा वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे, बॉटम की ओर। 4. A sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. अब बच्चों कहती है for a sun worshipping South Indian, वो साउथ इंडियन है, दक्षिणी भारत की रहने वाली है। हमने पढ़ा था मद्रास से उन्होंने यात्रा शुरू की, और वो सन वर्शिप, सूर्य देव की पूजा करती हैं। और वो इस तरह की लेडी हैं जो सूर्य देव की पूजा करती हैं, और उनको रहना पड़ेगा सूर्य के बिना। 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored. 2 हफ्ते वो उस जगह पर रहेंगी जहां पर पूरे विश्व की 90% बर्फ है। यानी कि एंटार्क्टिका में अगर हम पूरे विश्व की अर्थ आइस को कंबाइन करें तो 90% तो वो एंटार्क्टिका के अंदर ही है, ठीक है। स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, तो ये चिलिंग, ठंड से जमा देने वाला, प्रोस्पेक्ट यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, होने वाला है। नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी, ना केवल रक्त संचार की प्रोसेस के लिए, क्योंकि अब तुम एकदम से गर्म जगह से एकदम से ठंडी जगह पे जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है ना रक्त संचार के बहने में, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मेटाबॉलिक यानी कि भौतिक, शरीर की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं में भी परिवर्तन हो सकती है। बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, और कल्पना के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये सब देखना, क्योंकि वो रहती हैं जहाँ पर सूर्यदेव की पूजा की जाती है, सूर्यदेव डेली निकलते हैं, वातावरण गर्म है, और वो अब उस जगह पर आ गई हैं, 2 हफ्ते गुजारेंगी जहाँ पर विश्व की 90% आइस जमा है, जहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन ही उसे नहीं होने वाले। अब देखो बच्चों नीचे, ये तुम्हें वहीं का सीन दिखाया गया है एंटार्क्टिका का। इट इज़ लाइक वॉकिंग इन टू अ जायंट पिंग पोंग बॉल। बच्चों अब वो बताती हैं ये जो उनका वहाँ पर रहना होगा 2 हफ्ते का, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़ी, जायंट मीन्स वेरी बिग, पिंग पोंग बॉल के अंदर वॉक कर रही हैं, घूम रही हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर डिवॉइड ऑफ मीन्स विदाउट, कोई है ही नहीं ह्यूमन मार्कर्स, मानवता का कोई चिन्ह दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। मानवता के चिन्ह के बारे में वो बताती हैं क्या क्या होते हैं मानवता के चिन्ह। नो ट्रीज, बच्चों दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, विज्ञापन। अब तुम कहीं भी घूमने जाते हो, बड़े बड़े विज्ञापन नहीं टंगे होते सड़कों के किनारों के ऊपर बड़े बड़े, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन्स तो रहते ही नहीं, विज्ञापन वहाँ पर कौन लगाएगा। बिल्डिंग्स, वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी, अपने तो शहरों में दुनिया भर की बिल्डिंग्स आप देखते हैं, वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई ह्यूमन मार्क ही नहीं है, मानव वहाँ पर रहते ही नहीं है। यू लूज ऑल द अर्ली सीन ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। बच्चों अगर तुम एंटार्क्टिका जाओगे तो तुम खो दोगे अर्ली सेंस, अपने भूमि की सेंस, जैसा तुम सीन देखते हो ना आम तौर पर अपने विश्व के अंदर, वो सब भूल जाओगे। पर्सपेक्टिव यानी कि दृश्य को, एंड टाइम हियर, और तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। विजुअल स्केल मतलब दृष्टि की पहुंच, माइक्रोस्कोपिक मीन्स सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, टू माइटी, माइटी मीन्स वेरी बिग, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस मीन्स स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े से लेकर माइट्स तक। माइट्स क्या होते हैं बच्चों, स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर्स। टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स, यानी कि छोटी चीज़ें तुम क्या देखोगे, छोटे छोटे इंसेक्ट, जैसे एक स्पाइडर होती है, मकड़ी होती है। और बड़ी से बड़ी चीज़ भी तुम देख लोगे, क्या, ब्लू वेल्स, वेल मछली नीले रंग की, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और इतने बड़े बड़े बर्फ के पर्वत जितने की बड़े कंट्रीज होती हैं। एक देश जितने बड़े बर्फ के पर्वत, बच्चों इमेजिन करो, एक देश के जितने बड़े बर्फ के पर्वत मिले हैं वहां पर। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम जितना बड़ा देश है ना, उतना बड़ा आइसबर्ग एंटार्क्टिका में उनको मिला है। तो वहाँ पर इतनी बर्फ है, तुम सोच सकते हो कि एक देश के जितना बड़ा तो वहाँ पर आइसबर्ग यानी कि पर्वत मिला है, बर्फ से बना हुआ। Days go on and on in surreal 24 hours austral summer light। बच्चों अब दिन बीत रहे थे लगातार। Surreal means ड्रीम लाइक सिचुएशन थी, सपने में जैसा आप सोचते हैं ना वैसा कुछ। 24 घंटे। ऑस्ट्रियल समर लाइट मीन्स दक्षिणी यानी कि सदर्न समर लाइट के अंदर, प्रकाश के अंदर। एंड यूबिक्विटिस साइलेंस। यूबिक्विटिस क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा एग्जिस्टिंग एवरीवेयर तुम कह सकते हो, जो हर जगह रहे, जो हर जगह तुम्हें मिले, ऐसा साइलेंस, मतलब वहाँ पर कहीं भी कोई शोर नहीं है, ठीक है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलॉन्च
और कार्विंग आई शीट, इतना साइलेंस है बच्चों, इतनी शांति है वहाँ पर, जो कभी कभी इंटरप्ट हो जाता है, जो मौन है वहाँ का टूट जाता है। किस वजह से टूटता है? ओकेजनल, कभी कभी जो एवलॉन्च होते हैं। एवलॉन्च क्या होता है बच्चों? स्नो स्टॉर्म, जो बर्फ के तूफान आते हैं। और कार्विंग आई शीट्स, कार्विंग आई शीट मीन्स जो बर्फ है वो टूट कर ग्लेशियर से अलग जब होती है, ठीक है, तब आवाज़ जो आती है उसकी वजह से ही वो साइलेंस इंटरप्ट होता है। कंसिक्रेट्स द प्लेस, और वहाँ पर उस प्लेस को वो चीज़ें सेक्रेट बनाती हैं, पवित्र बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। इट्स एन इमर्जन दैट विल force you to place yourself in the context of the earth's geological history. It is an immersion. Immersion means dipping that will force you to place yourself in the context of the earth geological history. ये ऐसी चीज़ है बच्चों जो आपको बताएगी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, भूविज्ञान के बारे में, कि कैसे आप भूविज्ञान के एक पार्ट के अंदर अपने आप को इमर्जन करें, डिप करें, एब्जॉर्व करें, उसके साथ एक हो जाएं, आत्मसात कर लें अपने आप को। एंड फॉर ह्यूमंस एंड प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और बच्चों ह्यूमंस के लिए जो ये फोरकास्ट कर रहा है, प्रोग्नोसिस मीन्स फोरकास्ट ऑफ अ डिजीज, पूर्वानुमान जो लगा रहा है ये एंटार्क्टिका प्लेस, वो अच्छा नहीं है। और ये क्या पूर्वानुमान लगा रहा है बच्चों? जो मैंने शुरू में बताया था, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है ना हमारे विश्व के लिए, वो सच है, वो फेक नहीं है, वो झूठ नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, बच्चों पढ़ते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। बच्चों अपन ने अभी 65 करोड़ साल पहले की बात की थी, जब गोंडवाना नामक सुपर कॉन्टिनेंट था। हम जो आए ना बच्चों इस ग्लोबल सीन के ऊपर केवल 12,000 साल पहले ही आए हैं। पाल्ट्री मीन स्मॉल, छोटा सा टाइम है हमारा 12,000 साल पहले का। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम भूविज्ञान की क्लॉक यानी कि घड़ी की बात करें, उसमें ना सेकंड ही है ये 12,000 साल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस, एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज। बच्चों और इस छोटे से टाइम के अंदर, 12,000 साल की छोटे से टाइम के अंदर हमने मैनेज किया है क्रिएट करने के लिए क्या? क्वाइट रकस। रकस मीन्स हलचल, नॉइजी डिस्टर्बेंस। हमने इस विश्व अर्थ के ऊपर एक हलचल शुरू कर दी है, नॉइजी डिस्टर्बेंस शुरू कर दी है। एचिंग आवर डोमिनेंस, एचिंग मीन्स खुदाई करना, एनग्रेविंग करना या नक्काशी करना। डोमिनेंस मीन्स रूल। हमने अपना शासन लागू करने की सोच ली है नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। विद आर विलेजेस, हमारे गाँवों के साथ, नगरों के साथ, सिटीज़ शहरों के साथ, और मेगा सिटीज़ बड़े बड़े शहरों के साथ, जिनको जैसे दिल्ली मुंबई हो गए मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हम बोलते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया? हमने प्रकृति को अपने गुलाम बनाने की कोशिश की। अभी तुमने यहाँ कोरोना वायरस के टाइम में बहुत पढ़ा ना, प्रकृति के साथ हमने खिलवाड़ किया, अब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रकृति से बड़े बच्चों हम हो भी नहीं सकते। प्रकृति एकदम से भूकंप ले आए, एकदम से बाढ़ ले आए, कुछ भी कर सकती है। नेचर इज़ टू माइटी, बहुत विशाल है, बहुत पावरफुल है नेचर, ठीक है। तो हमने उस पर रूल करने की कोशिश की, अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की। अपने विलेज बसा लिए, नगर बसा लिए, शहर बसा लिए, बड़े बड़े शहर बसा लिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। बच्चों हमारी खुद की पॉपुलेशन, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि बहुत सारे पक्षी, पशु, जानवरों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। उनकी स्पीशीज का अस्तित्व वो एक्सटिंक्शन के ऊपर है, अस्तित्व ही उनका खत्म होने वाला है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और बच्चों अनमिटिगेटेड मीन्स ऑन अ बिग स्केल, हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? जैविक ईंधन या खनिज तेल तुम कह सकते हो, जिससे कि हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल के रूप में छा गई है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पूरे विश्व के ऊपर, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब तुम्हें पता है ना बच्चों, हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए, पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं। हम इतने सारे व्हीकल्स चलाते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, हम CO2 को कितना रिलीज करते हैं हमारे पर्यावरण के अंदर। तो केवल एक ही वे आउट है बच्चों अपने पास कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि वो पेड़ पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लें और रिलीज़ करें हमारे लिए ऑक्सीजन, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुमने वायरल पिक्चर देखी होगी कि हर व्यक्ति को ना मास्क लगा के अपने पीछे एक पौधा टांग के घूमना पड़ेगा। ऐसा समय भी आ जाएगा अगर हम इसी तरह से ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहे, CO2 को बढ़ाकर।
ये देखो बच्चों, कितना सटीक एग्जाम्पल मैं तुम्हारे ढूंढ कर लेके आई हूँ। हमने ना जो फॉरेस्ट है उनको तबाह कर दिया है, उनकी जगह अपने विलेज सिटीज़, मेगा सिटीज़ को बसा लिया है। अब बेचारे पक्षी क्या करेंगे, जानवर क्या करेंगे बच्चों? अब देखो बया का घोंसला इलेक्ट्रिसिटी की तारों के ऊपर, उसकी जान खतरे में है, वहाँ पर उसने अपना घोंसला बनाया, लेकिन वो करे क्या? उसके पास जगह तो बची ही नहीं रहने की, उसकी जगह पे तो हम अपना काबू करके बैठे हैं। ठीक है, तो डोमिनेंस ओवर नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों। नेचर बहुत माइट है, नेचर के पास बहुत पावर है नेचर के पास। तुम देख सकते हो कितना बुरा हाल है बेचारे पक्षियों का कि उन्हें इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर अपना घोंसला बनाना पड़ रहा है। वो खतरों से खेल रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास रहने की जगह ही नहीं है, बिकॉज ऑफ अस, हमारी वजह से। Climate change is one of the most hotly contested environment debates of our time. बच्चों, contested means debated, environmental पर्यावरण के ऊपर जो वाद विवाद है वो आजकल का हॉट टॉपिक है, करंट अफेयर है, क्योंकि आजकल हमारा क्लाइमेट, हमारा मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो वेस्ट है, पश्चिमी एंटार्क्टिक आइस शीट है, वो क्या पिघल जाएगी पूरी तरह से? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्प्टेड? जो गल्फ स्ट्रीम है, ओशियन महासागर है, उसका करंट जो है वो डिस्टर्प्टेड, ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या हमारे विश्व का अंत होने वाला है, जो कि हम सोच रहे हैं होने वाला है? मे बी नॉट, शायद ये ठीक है, शायद नहीं भी। Either way, Antarctica is a crucial element in this debate. इस विवाद के अंदर, इस वाद विवाद के अंदर एंटार्क्टिका जो है वो क्रूशियल एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. और क्यों है बच्चों ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एंटार्क्टिका क्यों है? क्योंकि इसने कभी सस्टेन ही नहीं की, सपोर्ट ही नहीं किया ह्यूमन पॉपुलेशन को। वहाँ पर कोई व्यक्ति कभी बसा ही नहीं, यानी कि वो जैसा था ना 65 करोड़ साल पहले, वैसा ही आज भी है। हमने उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस रहने गए ही नहीं, इसलिए वो है प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मीन्स अनस्पॉइल्ड, उसको बिगाड़ा नहीं गया है। But more importantly, because it holds its ice core, 500,000-year-old carbon record trapped in its layer of ice. बच्चों, उसने अपने आइस कोर को, जो हिम की परतें हैं, बर्फ़ की परतें हैं, 500,000 ईयर ओल्ड, 5 लाख वर्ष पुरानी कार्बन की, उसको रिकॉर्ड कर रखा है अपनी आइस की परतों के अंदर। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। अगर आप अर्थ के, ये क्वेश्चन भी आता है बच्चों, ध्यान से सुने, अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए आपको कहाँ जाना चाहिए? एंटार्क्टिका। पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में जानने के लिए एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू विजिट। स्टूडेंट्स ऑन आइस, बच्चों ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है क्या, इसके बारे में तो ध्यान से सुने। स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर छात्र, एक कार्यक्रम है बच्चों। आई वॉज वर्किंग विद ऑन शॉक्सकी एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। बच्चों, स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फ पर छात्र, एक कार्यक्रम है जिसके साथ शोकस्की के अंदर काम कर रही थी तिशानी दोषी। इस कार्यक्रम का एम, उद्देश्य क्या है? हाई स्कूल के बच्चों को लेकर जाना एंड्स ऑफ द वर्ल्ड तक, विश्व के एंड तक, विश्व के अंत तक, यानी कि एंटार्क्टिका तक, और उन्हें प्रोवाइड कराना, उन्हें बताना इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें प्रेरित करना, एजुकेशनल पढ़ाई से संबंधित अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, अवसर प्रदान करना, विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे उनके अंदर फोस्टर होगी, प्रमोट होगी, प्रोत्साहित की जाएगी एक नई समझ, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और उनके मन में जागृत होगी सम्मान अपने प्लैनेट के प्रति, अपने ग्रह पृथ्वी के प्रति। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, 6 साल से बच्चों ये ऑपरेशन चल रहा है। हेडेड बाय अ कैनेडियन जॉफ ग्रीन। बच्चों 6 सालों से ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चल रहा है, जिसको चला रहे हैं एक कैनेडियन, कनाडा के रहने वाले जॉफ ग्रीन नाम पर्सन, इनका नाम भी आप जरूर याद कर लें। Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। पहले बच्चों वो एंटार्क्टिका, कार्टिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट करके ले जाते थे, मतलब सेलिब्रिटीज़ को, यानी कि जो बड़े बड़े अपने लोग हैं,
रिटायर्ड रिच लोगों को, जो रिटायर हो चुके अमीर हैं, क्यूरियोसिटी सीकर्स जो जिज्ञासा रखते हैं जानने के लिए उनके, लेकिन बच्चों वो लिमिटेड वे में उनको वापस दे पाते थे, लेकिन कुछ वो कर नहीं पाते थे वहाँ की प्रति, अपने अर्थ के प्रति। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जब उन्होंने शुरू किया, फ्यूचर जनरेशन को, आगे आने वाली जो जनरेशन है अपनी, जो पॉलिसी बनाएंगे एक दिन, उनके लिए लाइफ चेंजिंग, जिंदगी बदल देने वाला अनुभव लेकर आए वो, एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व, उस एज के ऊपर जब वो एब्जॉर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने में सक्षम है, लर्न करने में सक्षम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट करने में सक्षम है। यानी कि वो वहाँ से देख के जान सकते हैं कि जो थ्रेट है ग्लोबल वार्मिंग की वो रियल है, और वो उस तरह से अपने आने वाली जनरेशन को चेताएंगे कि हमें कुछ ना कुछ अपने पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए करना ही पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम रियल पिक्चर। हाई स्कूल स्टूडेंट्स है एंटार्क्टिका की यात्रा के ऊपर, देखने के लिए अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और बच्चों ये है जॉफ ग्रीन, कनाडा के रहने वाले, जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये जो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सफल है, क्योंकि इम्पॉसिबल है बच्चों साउथ पोल के पास जाना और उससे प्रभावित ना होना, दक्षिणी ध्रुव के पास जाना और उससे प्रभावित ना होना। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर ice caps melting while sitting in a comfort zone of your respective latitude and longitude। बच्चों आसान है, ब्लेज अबाउट मीन्स ओवर सेटिस्फाइड होना, पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग अपने आराम के अक्षांश और देशांतर में बैठकर, लैटिट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर में बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आइस कैप्स को पिघलता हुआ देखना। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, जब लेकिन आप अपनी खुद की आंखों से देखते हैं कि ग्लेशियर्स यानी कि हिम नदी रिट्रीट कर रही है, घट रही है, एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, और जो आइस शेल्व्स हैं, जो हिम के कगार हैं, वो कोलैप्स कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। तब आपको यकीन होगा कि ये जो धमकी है ग्लोबल वार्मिंग की वो सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। ये देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए पिक्चर यहाँ पर लेके आई हूँ, ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग। हिम नदी ऊपर तुम्हें दिखाई दे रही है बहुत अच्छी तरीके से, ध्यान से देखो। 1977 के अंदर और 2006 में वो ग्लेशियर दिखाई नहीं दे रहा है, हिम नदी घट गई है। और ये देखो बच्चों, आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग, हिम कगार टूट टूट कर गिर रही हैं। Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is a perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। अब बच्चों एंटार्क्टिका बहुत बढ़िया जगह है जानने के लिए, किस चीज़ को जानने के लिए, कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़े बड़े रिएक्शंस को, इफेक्ट्स को पैदा करती है, क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल सरल हैं। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर जैव विविधता नहीं है, वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स वहाँ पर नहीं है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब बच्चों फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, इसका बार बार आप इसको सुनेंगे फाइटोप्लैंक्टन को। ये होता है स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर्स ऑफ सी, छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं समुद्र के पानी के ऊपर। बार बार इसका नाम सुनेंगे तो आप ध्यान कर ले, फाइटोप्लैंक्टन। तो यहाँ पर छोटे से छोटा फाइटोप्लैंक्टन ले लें। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। ये वो घास है जो सी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, नरिश करती है, पालन पोषण करती है, सस्टेन करती है, बनाए रखती है पूरे के पूरे दक्षिणी ओशियन, दक्षिणी सागर की फूड चेन को, फूड की यानी कि भोजन की श्रृंखला को। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। बच्चों सिंगल सेल, ये एक कोशिकीय प्लांट्स हैं जो कि सूर्य की ऊर्जा को यूज करते हैं एसिमिलेट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन को, और सिंथेसिस करने के लिए। सिंथेसिस क्या होता है, प्रोड्यूस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर्टिफिशियली, जो तुम हिंदी में कहते हो संश्लेषण करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, और वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जिसको आपने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा। साइंटिस्ट्स वार्न दैट अ फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। बच्चों, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने हमें चेताया है कि और भी अगर ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन हुई, विलुप्त हुई या डैमेज हुआ, तो जो एक्टिविटीज़ हैं फाइटोप्लैंक्टन की, ये कम हो जाएंगी, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द मरीन एनिमल्स। और उसकी वजह से जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन मीन्स ऑफ द सी, समुद्री जो जीव हैं, उनकी जिंदगियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, वहाँ के पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ पर जो ग्लोबल कार्बन साइकिल जो चल रहा है, कार्बन का जो चक्र चल रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इन द पैराबल, पैराबल क्या होती है बच्चों? स्टोरी विद मोरल। और इस स्टोरी के अंदर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफॉर फॉर एग्जिस्टेंस। तो इस छोटे से एक कोशिकीय जीव के फाइटोप्लैंक्टन के अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है मोरल वैल्यू के साथ। क्या? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ना, तो बड़ी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जैसी छोटी चीज़ का ध्यान रख लोगे तो पूरी की पूरी फूड चेन, जो पूरी श्रृंखला है भोजन की, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। एक पूरा क्वेश्चन बच्चों इस पूरी लाइन पर बनता है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको। ये देखिए फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं ये बच्चों। आगे चलते हैं, वॉक ऑन ओशियन, ओशियन महासागर पर वॉक चलना। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। जो मेरा एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस है, तिशानी दोषी कहती हैं, वो एपिफेनीज से भरा हुआ है, एक्साइटिंग चीज़ों से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया रहा। बट द बेस्ट occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन सबसे ज़्यादा तो बढ़िया था ना, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो पार्ट था वो तब था जब वो एंटार्क्टिक सर्कल के 65.55 डिग्री दक्षिण में थे। द शोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच। जो बच्चों उनका वेसल था, जो शिप था एकेडमिक शोकाल्स्की, वो वेज हो गया। वेज मतलब प्लेस बिटवीन, फंस गया किसके अंदर? थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, बर्फ के एक तरफ तो उसके बर्फ थी सफेद रंग की, बिटवीन द पेनिसुला एंड टेडपोल। पेनिसुला क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में। एरिया ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बट जॉइंट टू अ लार्ज पीस ऑफ लैंड। टेडपोल और पेनिसुला के बीच में वो फंस गया। टेडपोल एक आइलैंड है, ठीक है, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और जो प्रिवेंट कर रहा था, स्टॉप कर रहा था हमें आगे जाने से। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन जो थे, जो चला रहे थे शिप को, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें घूमना पड़ेगा, उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें समझाया गया कि कैसे उन्हें नीचे उतरना है गैंगप्लैंक के अंदर। गैंगप्लैंक क्या होता है बच्चों? अ ब्रिज फॉर्म बाय वुडन बोर्ड्स, लकड़ियों का बना हुआ एक ब्रिज, एक पुल, उसके ऊपर उतरना पड़ेगा और वॉक करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा महासागर के ऊपर, बर्फ के महासागर के ऊपर। ठीक है, बर्फ के ऊपर चलेंगे अब वो। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो 52 का बच्चों का ग्रुप था, तो वो अब चलेंगे। निटेड आउट गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स। गोरटेक्स क्या होता है बच्चों? अ लाइट मटेरियल दैट डजंट लेट वाटर थ्रू। उन्होंने गोरटेक्स पहन लिया और ग्लेयर्स, काले चश्मे लगा लिए, ताकि जो बर्फ की वजह से जो चकाचौंध उनकी आंखों पर आए वो ना आ पाए। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस, और वो स्टार्क मीन्स कंप्लीट सफेदी के ऊपर चल रहे थे। सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। उनके पैरों के नीचे बच्चों 1 मीटर थिक, 1 मीटर मोटी आइस की सतह थी। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जिंदा सांस देता हुआ नमकीन पानी, यानी कि समुद्र। ऊपर 1 मीटर की आइस की परत। इन द पेरीफेरी क्रैब ईटर सील्स। बच्चों पेरीफेरी मीन्स एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी कि एच के ऊपर थी केकड़े खाने वाली सील मछलियाँ। ठीक है, तुम सील मछलियाँ होती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। वो स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स। वो स्ट्रेचिंग, लाइंग मतलब लेटी हुई थी, सनिंग धूप ले रही थी आराम से, आइस फ्लोज यानी कि हिमखंडों के ऊपर आराम से लेटी थी, जैसे आवारा कुत्ते घूमते हैं आमतौर पर अंडर द शेड ऑफ बनियन ट्री। जो बरगद के पेड़ पर तुमने देखे हैं आवारा जो कुत्ते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, वैसे वो आराम कर रही थी वहाँ पर सील मछलियाँ। It was nothing short of revelation. Everything does indeed connect. और ये एक डिस्क्लोजर था, रेवलेशन था, एक जो उनके सामने जो चीज़ आई थी वो क्या? Everything does indeed connect. सब कुछ एक दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों, ये है वॉक ऑन ओशियन। कैसे? बर्फ के ऊपर लोग चल रहे हैं गैंग प्लैंक, वुडन बोर्ड्स के सहारे से।
9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स। तो 9 टाइम जोन पार कर लिए, 6 चेक पॉइंट पार कर लिए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र पार कर लिए और बहुत सारे जीव परिस्थितियों के वायुमंडल पार कर लिए। लेटर आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑफ ऑन आवर प्लेनेट। और वो देख रही हैं कैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर एक बैलेंस बना हुआ है नेचर के अंदर। How would it be if Antarctica were to become the warm place than it once used to be? कैसा होगा कि अब जो ठंडा है 90% आइस जहाँ पर पूरे विश्व की है वो फिर से गर्म हो जाए जैसे पहले था? क्या होगा? Will it be around to see it? Would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Will we be around to see? क्या हम जिंदा रहेंगे उस समय देखने के लिए कि जैसे डायनासोर नहीं रहे, मैमथ शुरू में आया था बच्चों, मैंने बताया था ह्यूज और वेरी लार्ज एनिमल्स नहीं रहे, वूली राइनोज बालों वाले राइनोज यानी कि गैंडे नहीं रहे, वूज टू से कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। लेकिन अब वो 2 हफ्ते रही हैं उन टीनेजर्स के साथ, उन यंग बच्चों के साथ जिनके अंदर अब भी आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है अपने विश्व को बचाने का, पृथ्वी को बचाने का। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। वो सिर्फ ये कह सकती हैं 1 मिलियन ईयर्स के अंदर यानी कि 10 लाख सालों के अंदर कुछ भी हो सकता है। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। लेकिन फिर भी एक दिन भी कैसा अंतर पैदा कर देता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको चैप्टर? इंटरेस्टिंग था ना? और हमें पता चला द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। तो हमें अपने प्लेनेट को बचाना ही पड़ेगा, आपके हाथों में है सब कुछ। वी हैव टू सेव आवर वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को पूजा शर्मा नाम से, और ज़रूर लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सेव आवर प्लैनेट।